गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं साना साना हाथ जोड़ी कृतिका का पार्ट 3। और सबसे पहले हम जानेंगे इस पार्ट में किस चीज़ को लेकर बात की गई है। तो आपको ये याद रखना होगा, छोटे क्वेश्चनों में कोई बार पूछ लेता है। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखिका, अब लेखिका कौन है ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, मधु कांकरिया जी, जो सिक्किम घूम रही हैं। सिक्किम घूम रही है और वहाँ पे घूमते हुए वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का, वहाँ के जनजीवन का, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जो जानकारी इकट्ठी कर रही है उसके बारे में हमें बता रही है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। आपको पहले तो ये चैप्टर अगर ढंग से याद करना है तो उसके लिए आपको पहले डीपली इस चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, जबकि बहुत अधिक क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है वो बहुत सारे विचारात्मक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं और आएंगे भी। इसमें से वो क्या आता है आपका कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को कैसे सम्मोहित कर रहा था। लेखिका ने बताया कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया वो गंतोक लेखिका के मन को ऐसे सम्मोहित कर रहा था क्योंकि उसे वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखरकर टिमटिमा रहे हों। वह जब ऊंचाई पर जाती है तो उसको ऐसा लगता है नीचे का जो शहर है वह उसको रोशनी के कारण जगमगाता हुआ दिखाई देता है। उसको आसमान और जो सामने शहर है वो दोनों की स्थिति एक जैसी दिखाई देती है, इसीलिए उसने झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंतोक उसको कहा। और वह जो दृश्य था वह उसको बहुत अधिक मनमोहक लग रहा था या सम्मोहित कर रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि गंतोक शहर रात्रि के समय लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि गंतोक को लेखिका ने मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा। तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मेहनतकश बादशाह, ठीक है। गंतोक के जो लोग थे वो बहुत अधिक परिश्रम करते थे, कठोर परिश्रम करते थे। मेहनतकश का मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, ठीक है। और बादशाह से तात्पर्य यहाँ पे है कि अपने जीवन को अपनी शर्तों पे, अपनी खुशियों के हिसाब से जीने वाले लोग, है ना, अच्छा अनुसार काम करते हैं और जैसी भी परिस्थितियों हमेशा सुखी रहते हैं। कोई कभी किसी से कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं कि दुख या परेशानियों में वो परेशान हो जाए, वो हमेशा अपनी जिंदगी को, जीवन को आनंदित रहकर बिताना चाहते हैं। तो मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए लेखिका ने कहा क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अधिक मेहनती होते हैं, दिन रात वो कठोर परिश्रम करते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण पहाड़ों को काट काट कर रास्ता बनाते हैं और ना सिर्फ पुरुष अपितु महिलाएं भी वहाँ की कठिन परिश्रम करती हैं। बच्चों को भी विद्यालय स्कूल जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वहाँ के लोग इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी अपने जीवन को आनंदित रूप से व्यतीत करना पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि लेखिका ने देखा कि कुछ जगह पे श्वेत और कुछ जगह पे रंगीन पताकाएं फहरी हुई थी। ये पताकाएं किस और संकेत करना चाहती हैं। तो उन्होंने जब बौद्ध धर्म की इन पताकाओं को देखा तो उनको ये बात समझ में आई कि रास्ते में जो श्वेत और रंगीन पताकाएं थी वो उनके धार्मिक संकेत थे, जिसमें से जब कोई बुद्धिस्ट, ठीक है, जितेंद्र नार्गे से जब उन्होंने पूछा था, जितेंद्र नार्गे कौन था, उनका गाइड था, है ना, ड्राइवर भी था और गाइड भी था। तो जितेंद्र नार्गे ने उन्हें बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और इनको उतारा भी नहीं जाता है, ये स्वतः ही नष्ट होती हैं। उसी प्रकार रंगीन पताकाएं किसी शुभ अवसर पर फहराई जाती हैं और धीरे धीरे इनको भी उतारा नहीं जाता और ये भी स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते समय चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। या इस पाठ में आपने दो अंधविश्वासों के बारे में पढ़ा। आप कैसे कह सकते हैं कि एक अंधविश्वास अच्छा था और एक बुरा, या फिर आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने इस पाठ में दो अंधविश्वासों के बारे में पढ़ा, क्या वो दोनों अंधविश्वास समाज के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें ध्यान रखा होगा कि यहाँ दो अंधविश्वास कौन से थे। एक था खेदुम का, ठीक है, और एक था लॉन्ग स्टॉक का। लॉन्ग स्टॉक में प्रेयर वीर को घूमते देखकर जब उसने जितेंद्र नार्गे से पूछा तो जितेंद्र नार्गे ने कहा कि लोगों का मानना है कि प्रेयर व्हील को घुमाने मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है।
तब लेखिका के मन में एक विचार आया कि पूरे भारत में अंधविश्वास की एक जैसी धारणाएं हैं, जैसे लोगों को पाप और पुण्य संबंधी एक जैसी मान्यताएं दिखाई देती हैं लोगों के मध्य में। जैसे पूजा के तरीके में अंतर हो सकता है, परंतु जो उनका अंधविश्वास है वो हमेशा एक सा ही रहेगा, एक सा ही रहता है या एक सा ही रहेगा। इसीलिए उसको ऐसा लगा कि विज्ञान चाहे कितना भी क्यों ना आ जाए, परंतु पूरे भारत में अंधविश्वास की धारणाएं पाप पुण्य को लेकर एक जैसी ही दिखाई पड़ती हैं। दूसरा अंधविश्वास क्या था? खेदुम नामक स्थान पे था। जब खेदुम के बारे में जितेंद्र नार्गे से पूछा तो जितेंद्र नार्गे ने बताया कि खेदुम एक स्थान है जहां पर उनके देवी देवताओं का एक पवित्र स्थान है, और वहां पे एक अंधविश्वास था कि अगर वहां पे कोई भी कूड़ा या कचरा फैलाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम जब देखते हैं कि दो अंधविश्वास इस पाठ में पढ़ाए गए, इन दोनों में से एक अंधविश्वास समाज के लिए अच्छा है क्योंकि इसका उद्देश्य समाज में गंदगी को फैलने से रोकना है। तो वो खेदुम वाला जो अंधविश्वास था वो समाज के लिए अच्छा प्रतीत होता है क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को गंदगी फैलाने से रोकना है। जबकि लॉन्ग स्टॉक वाला जो अंधविश्वास था वो केवल लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, लोगों के अंदर एक विज्ञान के प्रति जो अज्ञानता है उसको दिखाता है। इसीलिए एक अंधविश्वास अच्छा था और एक अंधविश्वास लोगों के लिए बेकार था, समाज के लिए बेकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दृश्य था जो लेखिका को अंदर तक झकझोर गया? तो जब लेखिका प्राकृतिक सौंदर्य में डूबी हुई थी, जब वह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रही थी, तब उसने देखा कि एक तरफ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी और पत्थर तोड़ते समय उनके बच्चे उनकी पीठ पर कपड़ों से या टोकरियों में बंधे हुए थे। तो लेखिका के मन में विचार आया कि सुंदरता, इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच में जीवन की कठोरता के दर्शन होते हैं कि किस प्रकार ये लोग अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन यापन के लिए भूख प्यास और मौत और मानव के जीवन जीने की इच्छा के बीच में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और ये नारियां संघर्ष से जीतने के लिए जी तोड़ परिश्रम करती हैं। तब उन्होंने ये जो दृश्य था, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी अंतरात्मा दुखी हो गई और यही दृश्य था जो उनको अंदर तक झकझोर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना कम लेकर इस समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर लेखिका क्या कहना चाहती हैं उसे स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन के आधार पर लेखिका वहां के लोगों की स्थिति को दर्शाना चाहती हैं कि किस प्रकार से वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो लोग हैं बहुत अधिक मेहनती होते हैं, और वो लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, क्योंकि लेखिका ने उनके अथक परिश्रम को देखा है, उन महिलाओं के अथक परिश्रम को देखा है जो पीठ पर बंधे हुए अपने बच्चों को भी संभालती हैं और सड़क पर पत्थर भी तोड़ती हैं, पहाड़ों को भी तोड़ती हैं, ठीक है, पहाड़ के पत्थरों को भी तोड़ती हैं। ऐसा दृश्य जब वह देखती हैं तो उनके मन में एक ही बात आती है कि ये महिलाएं समाज को कितना अधिक देती है। वे महिलाएं घर भी संभालती हैं और अपने घर की आर्थिक स्थितियों को भी संभालती हैं, जो बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं और मेहनत करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य भी करती हैं, जिनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए उन्होंने यह वाक्य कहा होगा कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, आपकी भूमिका क्या होगी इसको रोकने में? तो आज की पीढ़ी जो है वो स्वार्थपरक हो गई है, वह प्रकृति के साथ अनेक प्रकार के खिलवाड़ कर रही है। मनुष्य अपने लाभ के लिए वृक्षों को, पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे धीरे धीरे जो पर्यावरण के मित्र हैं वो सभी समाप्त होते जा रहे हैं। वनों की समाप्ति के कारण जीव जंतुओं की कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और पशु पक्षियों की प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। मनुष्य के द्वारा नदियों को भी, वनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और वह नदियों के पानी को भी प्रदूषित दिन पर दिन करता जा रहा है, जिससे पेयजल का संकट भी आने वाले भविष्य में गहराता जाएगा। अपने आनंद प्राप्ति का एक स्थान समझकर वहां पर भी क्या
जो प्रकृति है उसके संग खिलवाड़ कर रहा है, वहां की प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है और धीरे धीरे संपूर्ण प्रकृति मनुष्य के विकास के कारण खतरे में आने लगी है, क्योंकि मनुष्य जहां भी जाता है वहां पर हमेशा विनाश के लक्षण छोड़कर आता है। जैसे हम कहीं पर्यटन स्थल पे घूमने जाते हैं तो वहां पर जैसे ही वो पर्यटन स्थल बन जाएगा तो वहाँ विकास की गतियां तेज हो जाती हैं और वहां पर दुकानों का खुलना, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों को काट के बड़े बड़े रहने के स्थान बनाना, होटल वगैरह बनाना, या फिर अगर व्यक्ति घूमने जाता है पर्यटन के हिसाब से तो वह हमेशा क्या करता है, अपने संग खाने पीने की चीजें लेके जाता है और वहीं पे उनको फेंक के आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, वन क्षेत्र गंदे हो रहे हैं, नदियां गंदी हो रही हैं, तो जो कि मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। इसके कारण मनुष्य अपने आनंद की प्राप्ति के लिए केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कारण और कौन कौन से दुष्परिणाम आपके सामने आए हैं? तो प्रदूषण के कारण न सिर्फ स्नोफॉल कम हो गया बल्कि वातावरण में अति प्रतिकूल परिवर्तन आ रहे हैं। नदियों का जल दूषित मनुष्य के द्वारा कर दिया गया है। जल प्रवाह की मात्रा कम हो गई है। भूमिगत जल स्तर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पीने योग्य पानी कम होता जा रहा है। हवा दूषित होते ही पर्यावरण है जो प्रदूषण के कारण वह लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां लेके आ रहा है। ध्वनि प्रदूषण समाज में बहुत अधिक हो रहा है, जिसके कारण मानसिक बीमारियां बहुत अधिक फैल रही हैं। न सिर्फ मनुष्य इससे नुकसान की स्थिति में, अपितु पशु पक्षी और वनस्पतियों को भी इससे बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। इसलिए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्हें एक उचित कदम उठाने चाहिए कि वो पर्यावरण को बचाने में सहयोग दे, ना कि पर्यावरण के विनाश में। उन्हें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए और जितना कम हो सके उतना कम प्रदूषण फैलाना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। तो हम जानते हैं कि देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के सभी प्रकार के प्रकोपों को सहन करते हैं। कभी गर्मी, कभी बहुत अधिक ठंड का सामना करते हैं। लेखिका खुद कहती है कि आनंद से अपने जीवन को जीने के लिए अपने घरों में बैठे हुए होते हैं, गर्मी या ठंड का बहाना लेकर। तब ये गर्मी और सर्दी सब कुछ सहकर अपनी सीमा पर डटे रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये जवान हर समय अपनी जान हथेली पर रखकर तूफानों के बीच भूखे प्यासे रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। देश के रक्षक इन फौजियों के प्रति हमारा भी दायित्व है कि हम उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखें, उन्हें हर प्रकार की सहायता दें, उनके परिवार को किसी भी प्रकार का कष्ट या अभाव ना होने दें, उनके बच्चों की शिक्षा की ओर हम ध्यान दें। यह हम सबका उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए ही रात दिन सीमाओं पर डटकर खड़े रहते हैं ताकि हम एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सके। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो प्रकृति ने जल संचय की बड़ी ही अद्भुत व्यवस्था की है कि सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ गिरती है, फिर धीरे धीरे वह बर्फ जल का भंडारण करती है और यही जल धारा के रूप में गर्मियों में बहकर नदियों के रूप में छोटे छोटे स्थानों तक पहुंच जाता है, गांवों नगरों तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे यही जल संसाधन के कई रूपों के द्वारा सिंचाई के रूप में आता है और यही धीरे धीरे सागर में जाके मिल जाता है और वाष्पीकरण के कारण बादल बनकर उड़ जाता है और फिर से बर्फ के रूप में गिरने लगता है। तो प्रकृति के जल चक्र की जल संचयन की व्यवस्था है। सिक्किम की एक युवती का कथन कि मैं इंडियन हूं से लेखिका के मन में कैसे भाव उभर के आए, स्पष्ट कीजिए। तो युमथांग में लेखिका ने जब एक चिप्स बेचती हुई युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने उस प्रश्न को सुनकर उत्तर दिया कि मैं सिक्किमी नहीं बल्कि एक इंडियन हूँ। युवती के इस उत्तर को सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगी कि युवती ने अपने लिए जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय किसी को भी नहीं चुना। उसने सबसे ऊपर अपने राष्ट्र हित को रखा और अपने आप को राष्ट्र के नाम से संबोधित किया। हम भी इसी प्रकार अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। उसका यह कहना कि मैं इंडियन हूँ, यह उसके देश के प्रति उसका समर्पण भाव था, जिसे सुनकर लेखिका को बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई।
कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस पक्ष में लेखिका के द्वारा क्या राय व्यक्त की गई? हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड यानी भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। इसकी सुंदरता का मूल कारण भी यही था कि इस स्थान पर अभी तक कोई भी व्यवसायीकरण नहीं हुआ था, अर्थात यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खोली गई थी। यह अगर पर्यटन स्थान बन जाता तो यहाँ धीरे धीरे विकास होने लगता और विकास के कारण यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह छीन ली जाती। धीरे धीरे यहाँ सैलानी या पर्यटक आने लगते और उनके कारण यहाँ पर बहुत अधिक गंदगियां फैलने लगती और धीरे धीरे इस स्थान की जो नैसर्गिक सुंदरता है वह नष्ट हो जाती और यहाँ भी प्रदूषण और गंदगी हर जगह दिखाई देता। इसलिए यहाँ पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान साबित होता है। जितेंद्र ने सैलानियों से गुरु नानक देव जी के संबंध में किस घटना का वर्णन किया? मैं बताया, उस पत्थर को दिखाया जहाँ गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान है। जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए तो उस समय उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। उसने बताया कि जहाँ चावल छिटके थे, जहाँ चावल गिरे थे, वहीं पे चावल की खेती होने लगी। हुए एक अनुच्छेद भी बन जाता है कि मनुष्य का विकास, प्रकृति का विनाश। तो ये पाठ उसका आधार है कि मनुष्य अपने विकास के लिए या अपने विकास के नाम पर हमेशा प्रकृति को नुकसान पहुंचाता हुआ आया है और आज प्रकृति के इस भयावह रूप के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमेशा प्रकृति का प्रयोग करता रहा है। आशा करती हूँ आपको पाठ के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ मिल गए होंगे, जिनका अभ्यास आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम लेके आएंगे। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।